भारतीय संविधान के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम इसके एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से यानी इसकी 12 अनुसूचियों या शेड्यूल्स के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं और इसके शानदार ढांचे को गहराई से समझने वाले हैं। अब सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि जब संविधान में पहले से ही इतने सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं तो फिर इन अनुसूचियों की क्या जरूरत पड़ गई। इसका जवाब उन लोगों की कमाल की दूरदृष्टि में छिपा है जिन्होंने इस विशाल दस्तावेज को तैयार किया था। असल में अनुसूचियां या शेड्यूल्स संविधान के आखिर में जुड़ी हुई कैटेगराइज्ड लिस्ट्स की तरह काम करती हैं। मान लीजिए राज्यों के नाम या अधिकारियों के वेतन की लंबी चौड़ी लिस्ट देनी है। अगर इन्हें मुख्य आर्टिकल्स के बीच में डाल देते तो संविधान बहुत उलझावा लगता। इसलिए इन्हें अलग से रखा गया ताकि भविष्य में कोई भी बदलाव करना हो तो पूरे आर्टिकल को दोबारा न लिखना पड़े। बस अनुसूची को अपडेट किया और काम हो गया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे विषय को 6 पड़ावों में समझेंगे। अनुसूचियों की जरूरत से लेकर पहली 4 अनुसूचियां, फिर जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, शक्तियां और भाषाएं, बाद में जोड़े गए 4 संशोधन और आखिर में इन्हें याद रखने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि शुरुआत से लेकर आज तक इन अनुसूचियों का सफर कैसा रहा है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें ठीक 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और समाज की जरूरतें बदलीं, शासन को और अधिक विशिष्ट बनाने के लिए इसमें 4 और अनुसूचियां सोच समझकर जोड़ी गईं और इस तरह आज इनकी कुल संख्या 12 हो चुकी है। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, जो पहली 4 अनुसूचियों यानी क्षेत्र, वेतन और शक्तियों के बारे में है। पहली अनुसूची हमारे देश की भौगोलिक सीमाओं का पूरा नक्शा पेश करती है, जिसमें आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। वहीं चौथी अनुसूची इन्हीं क्षेत्रों के लिए राज्यसभा की सीटों का सटीक आवंटन तय करती है। और मजे की बात यह है कि इसका आधार आज भी 1971 की जनगणना ही है। दूसरी और तीसरी अनुसूची को समझना बहुत दिलचस्प है। दूसरी अनुसूची अधिकारियों के वेतन से जुड़ी है और तीसरी उनकी शपथ से। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से रणनीतिक रूप से क्या-क्या गायब है। उदाहरण के लिए महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का वेतन दूसरी अनुसूची में नहीं है और राष्ट्रपति की शपथ तो तीसरी अनुसूची से पूरी तरह गायब है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति की शपथ के लिए एक बिल्कुल अलग और समर्पित आर्टिकल मौजूद है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो 5वीं और 6ठी अनुसूची पर केंद्रित है। ये अनुसूचियां अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों की विशेष प्रशासनिक और सांस्कृतिक जरूरतों को संभालती हैं। आबादी के इन आंकड़ों पर गौर करने से बिल्कुल साफ हो जाता है कि आखिर क्यों बोर्दोलोई समिति ने इन 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए विशेष प्रशासनिक दर्जे की सिफारिश की थी। ये 6ठी अनुसूची का हिस्सा है और दिलचस्प बात यह है कि पर्यावरणविद सोनम वांगचुक भी हाल ही में लद्दाख के विरोध प्रदर्शनों में इसी 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जे का हवाला दे रहे हैं। इन जमीनी समुदायों को असली ताकत देने के लिए 6ठी अनुसूची वाले इन 4 राज्यों में कुल 10 स्वायत्त जिला परिषदें या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई हैं। इनमें से हर एक परिषद के पास अपने स्थानीय संसाधनों पर कानून बनाने की विशेष शक्तियां होती हैं ताकि वे अपनी अनूठी संस्कृति को सुरक्षित रख सकें। चलिए अब चौथे पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम 7वीं और 8वीं अनुसूची के जरिए शक्तियों के बंटवारे और हमारी राजभाषाओं को समझेंगे। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बांटने के लिए 3 स्पष्ट सूचियों का इस्तेमाल करती है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ एक बहुत ही सख्त और सीधा नियम है। अगर समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच कभी टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून ही हमेशा सर्वोपरि माना जाएगा। भाषाओं की बात करें तो 8वीं अनुसूची में मूल रूप से केवल 14 मान्यता प्राप्त भाषाएं थीं, जो समय के साथ बढ़कर 22 हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए,
ये 22 भाषाएं हमारी 11 प्रतिष्ठित शास्त्रीय भाषाओं या क्लासिकल लैंग्वेजेस से पूरी तरह अलग हैं। इन क्लासिकल लैंग्वेजेस में तमिल, उड़िया और हाल ही में शामिल की गई मराठी जैसी भाषाएं आती हैं। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, जहां मूल संविधान का खाका खत्म होता है और आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए जोड़े गए 4 अहम संशोधनों की कहानी शुरू होती है। ये टाइमलाइन हमारे संविधान के विकास की एक शानदार तस्वीर पेश करती है। 1951 में 9वीं अनुसूची आई, जिसने शुरुआती भूमि सुधारों को कानूनी संरक्षण दिया। फिर 1985 में 10वीं अनुसूची ने दलबदल करने वाले नेताओं पर लगाम लगाई और उसके बाद 1992 में 11वीं और 12वीं अनुसूचियों ने हमारी पंचायतों और नगर पालिकाओं को कानूनी रूप से सशक्त बनाया, जिससे लोकतंत्र बिल्कुल जमीनी स्तर तक पहुंच सका। 9वीं अनुसूची की कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी है। शुरुआत में इसे अदालतों के दखल से बचने के लिए एक मजबूत ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस के फैसले ने सब कुछ बदल दिया। इस फैसले ने यह तय कर दिया कि इसके बाद इस अनुसूची में जो भी नए कानून डाले जाएंगे, उनका जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा बिल्कुल की जा सकती है। और अब हमारे आखिरी पड़ाव पर आते हैं। इतनी सारी जानकारी को हमेशा के लिए दिमाग में कैसे फिट किया जाए, इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। बस एक अंग्रेजी शब्द याद रखना है, स्पोर्ट्स। इसके हर अक्षर में पहली 6 अनुसूचियों का सटीक क्रम छिपा है। एस से स्टेट्स यानी राज्य, पी से पेमेंट यानी वेतन, ओ से ओथ्स यानी शपथ, आर से राज्यसभा, टी से ट्राइब्स यानी जनजातीय क्षेत्र और एस से स्पेशल ट्राइब्स। है ना एकदम आसान और मजेदार तरीका? अंत में ये सब एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या अनुसूचियों का ये पूरा ढांचा राष्ट्रीय स्तर के शासन और बिल्कुल जमीनी स्तर के सशक्तिकरण के बीच एक परफेक्ट बैलेंस नहीं बनाता? ये सच में सोचने वाली बात है कि कैसे एक जीवंत दस्तावेज पूरे देश को एक साथ बांधकर भी रखता है और साथ ही हर नागरिक की स्थानीय जरूरतों की पूरी हिफाजत भी करता है। ये वाकई एक मास्टरपीस है। इसी विचार के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं।